बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मौजूदा वफाकी हुकूमत एक इत्तेहाद के सहारे चल रही है और आए दिन हम देखते हैं कि इस इत्तेहाद में कुछ नाराज़गियों की खबरें सामने आती हैं। वो हमने देखा कि जब बजट पास होना था तब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आखिरी वक्त पर मनाया गया। उससे कबल भी कुछ ऐसे मामलात पे जिस पे कुछ नाराज़गी का इजहार किया जाता था और अब पब्लिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ अर्सा कबल नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं, जिसमें इरीगेशन का एक मामला था और दीगर मामलात इसके अलावा थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अपोज करती रहती है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत के साथ मिलकर वो हुकूमत को मजबूत ज़रूर बनाती है, क्योंकि इसी इत्तेहाद के साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत चलाने में कामयाब हो रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान की एक जमात जो कि ऑपोजिशन के अंदर है, उसने भी हालिया महीनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला था जिसमें उन्होंने हुकूमत के मजबूत बनाया, हुकूमत के साथ मिलकर इस तरमीम को पास कराने में, और हुकूमत में भी जो उसकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसको मजबूत बनाया। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर इतनी मुलाकातें हुई हैं और एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से अब मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से ये कह दिया गया कि अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर साइन नहीं होते तो फिर वो 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। अब इन मुलाकातों में सबसे पहली मुलाकात हमने देखा कि फैसल वाडा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ होती है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, फिर फैसल वाडा मौलाना से मुलाकात करते हैं, फिर राना सनाउल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करते हैं, फिर फैसल करीम कुंडी साहब मुलाकात करते हैं मौलाना फजल रहमान से, फिर इसाक डार साहब जरदारी हाउस जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात करने के लिए, और अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, और मौलाना साहब कहते हैं कि बिल को मुतनाज़े ना बनाया जाए। अब सदर साहब की जानिब से ये बिल एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दिया गया है, दोबारा इसको असम्बली में पेश करना होगा। और आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर वो दिन था जब ये दोनों ऐवानों से मंजूर कराया गया, तब 26वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल भी मंजूर करवाए जा रहे थे, मुख्तलिफ कानून साजी भी उस वक्त हो रही थी। तो उस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत ने एग्री किया इस बिल पर, लेकिन बाद में कुछ शायद तहफ़्फ़ुज़ात उनको देखने को मिले जो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हुकूमत है वो अगर इतने ज़्यादा इख्तलाफात उनके सामने होंगे तो क्या वो फुल मायनों में कोई काम कर पाएगी, क्योंकि आए दिन उनके इत्तेहादी, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी एतराज़ात करती है। फिर अब मौलाना फजल रहमान साहब अगर उनको कहते हैं कि हम इस्लामाबाद आ सकते हैं, इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इस्लामाबाद आ चुकी है, तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इससे अगर ये मामला इस तरह सॉर्ट आउट ना हुआ। प्रोग्राम में नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मैं आगाज़ करूंगा आपसे। मौलाना से अगर हम जिक्र किया जाए, क्योंकि इस वक्त उन्हीं की मेल मुलाकातें जो है वो ज़ेरे बहस हैं। मौलाना से पहले भी बहुत से वादे किए गए और वफ़ा नहीं हुए। 26वीं तरमीम पर कुछ वादे किए गए, लग रहा है वो भी वफ़ा नहीं हो पाएंगे। तो मौलाना, क्या कोई इस मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, 8 दिसंबर की जो आपने बात की है ना, कि उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है मौलाना साहब ने कि अगर आपने ये मदारस के बिल की सदर पाकिस्तान ने तौसीक ना की, याद रहे कि ये दोनों असम्बलियों से पास हो चुका है, यानी नेशनल असम्बली से भी और सेनेट से भी, सिर्फ तौसीक होनी है, जो कि इत्तला ये मिली है कि कुछ एतराज़ात करके उनको नीचे भिजवा दिया गया है, जिसमें बुनियादी चीज़ शायद ये है कि ये तो सूबों का मसला है तो इसको उस हद तक देखा जाए, मतलब ये कि थोड़ा सा लटका दिया गया है। देखिए, मौलाना साहब के बारे में अगर आपका ये ख्याल है कि उन्होंने 26वीं तरमीम या बाकी जो हिसाब किताब थे उसमें उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया, तो ये तो खाम ख्याली होगी। मौलाना साहब बहुत ज़ीरक और जहादीदा पाकिस्तान के जो चंद सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार होता है, सर फहरिस्त के 2-3 जो हैं। तो जो हमें पता है वो ये है कि उनको 26वीं तरमीम के दौरान और उसके बाद भी वो सारा कुछ मिला जो उन्होंने डिमांड किया। इसलिए ये कहना कि जी उनको वो नाखुश थे, वो बिल्कुल नाखुश नहीं थे। वो इतने खुश थे कि उन्होंने PTI से भी मुज़ाकरात किए 26वीं तरमीम के दौरान, हर एक से किए, और अभी जो आपने एक फहरिस्त बताई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। तो ख़ास तौर पे ये जो आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बोला है, फैसल वाडा साहब की मुलाकात, दाएं बाएं,
होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी कि ये जो आपके हुकूमत के इत्तेहादी आपने बताया है, जो पीपल्स पार्टी की वो जो नाखुश है। देखिए, जब इसहाक डार से मुलाकात होती है जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और बाकायदा तौर पे फ़ोटो ऑप होती है और बताया जाता है कि जी चाहे वो यानी 26वीं तरमीम थी, फिर उसके बाद आपका यानी पीटीआई पे बैन लगाना, फिर पानी तकसीम सिंध की वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं, और उन्होंने यौम तासीस पे जो कि 57वां यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने वर्कर्स और जेलों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कुछ इशारे दिए जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये चीज़ें हैं और अब हमारी बारी आ जानी चाहिए। अब यह है कि जब इसहाक डार से मुलाकात होती है तो लगता है मामला संजीदा हो गए, और उसमें यह फैसला होता है कि एक हफ्ते तक यानी तकरीबन 6-7 दिनों का एक डायलॉग होगा पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, जिसमें यह देखा जाएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो पीपल्स पार्टी के हैं वो किस तरह से दूर किए जाए। अब आप नोट कीजिए कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी तरफ मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तीसरी तरफ जो खान जेल में है उसकी तरफ से बार बार जो चीज़ें आ रही हैं और वो किसी सिविल नाफरमानी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि ये घेरा थोड़ा सा तंग हो रहा है हुकूमत वक्त के इर्द गिर्द। अब यह है कि क्या इसका कुछ नतीजा निकलेगा भी, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे इनके अपने अपने स्टांस हैं, अपने अपने इनके उसूली मौक़िफ़ हैं, कोई मुश्तरका मौक़िफ़ ये नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मौक़िफ़ नहीं है कि हुकूमत जाए। अब उसमें दो तरीके से ये देखा जा सकता है, ख़ासतौर पे बिलावल साहब का। एक तो यह है कि जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो जाहिर है कुछ यानी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और वो दूर कर लिए जाते हैं, लेकिन वो तो छुप छुपा के होते हैं, वो तो आप इस तरह से खुले आम नहीं होते। दूसरा ये कि क्या वाकई ऐसा है कि जो यौम तासीस पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के 57 में यौम तासीस पे जो बिलावल भुट्टो साहब ने इशारे दिए, क्या उसके बारे में वो संजीदा हैं? क्या ऊपर से कोई बातचीत हो गई है? क्या उनको ये पता चल गया है कि अब उनकी बारी वाकई आने वाली है? और क्या आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इतने मुतमईन जो नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई बिलावल भुट्टो यानी बनने वाले हैं? इस बारे में मेरा तज्जिया ये कहता है, क्योंकि कुछ जो नून के हैं ना आपके जो हमारे साथी, उनसे बात करके हमें पता लगा कि नून में जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। यानी दो धड़े तो पहले ही थे, अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उससे नून जो है वो एज अ पार्टी पीछे हटती हुई नज़र आती है, और उसकी मुबैना एक जो यानी दलील आपके सामने आती है वो ये कि नवाज शरीफ साहब किधर हैं इस सारे में, जबकि उनकी ज़रूरत है कि उनके भाई को, वज़ीर आज़म को, वो खुद किधर है। अब यह है कि ये सारा यूं समझिए कि ये सारे फैक्टर्स जो मैंने जल्दी से गिनवाए हैं ये एक मेल्टिंग पॉट में है। इसमें से क्या निकलेगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन शवाहद यही नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई एक तरफ है और ये जो आपके मदारस वाला ख़ास तौर पे है, मौलाना साहब उस पर डटे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त लोहा गर्म है, और अगर उन्होंने ये मनवानी है रजिस्ट्रेशन वाली बात तो इससे अच्छा मौका उनको मिलेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ों का जो है वो जो मुंतज होती हैं वो इस बात पे कि जो हुकूमत वक्त है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की जो हुकूमत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से आई है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं, उसमें दहशतगर्दी भी है। एक बात जो यानी बहुत ज़रूरी है, उस पर बात ख़त्म करता हूँ कि जो यानी सारे में जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त फ़र्ज़ करें किसी एहतजाज को कॉम्बैट करती है, उसको रोकती है, और कुछ हालात पैदा होते हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। अच्छा, वो जिम्मेदारी नहीं ले रही तो उससे कुछ हल्के जो ताकतवर हल्के हैं वो कुछ थोड़े से नाराज हैं, थोड़े से नाला हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब इससे ये कैसे निकलते हैं ये देखने की बात है। कुछ हफ्ते और कुछ महीने हमारे पास आगे जो है। अभी क्योंकि राव साहब ज़्यादा देर नहीं आई हुकूमत को आए हुए, और इतनी जल्दी इत्तेहादियों के हवाले से लोग दावे करना शुरू हो जाएं कि उनको सामने लाया जा सकता है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर जो जिस तरह अभी नजम साकिब साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ साहब को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो जो है वो अच्छे उस तरह नहीं समझे जाते जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी दूसरी साइड पर हैं। तो आपको लगता है कि ये जितनी इस वक्त मेल मुलाकातें हो रही हैं या जितने इख्तलाफात हैं, इससे कोई फ़ायदा नुकसान हो सकता है मौजूदा हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना को?
देखिए, एक तो मैं नजम साहब से एग्री करता हूँ कि ये 1-2 माह अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलती है तो ये काफ़ी मुश्किल गंभीर हो जाएगी हुकूमत के लिए। दूसरी बात यह है कि इनको ये हम कहते हैं कुछ अरसा हुआ आए हुए, अगर ये तसलसल है 2022 का, अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और ये तसलसल से चली आ रही है। उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि जब से ये आए हैं, आजकल तो सूरत कुछ और हो गई, बयानिया एक बहुत हावी हो गया, लेकिन जब ये आए थे उस वक्त कोई बयानिया मौजूद नहीं था उस तरह का। उस वक्त इन्होंने पॉलिटिकली कोई एफर्ट नहीं की सियासी तौर पे PDM-1 ने कि अपने सियासी अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखें, मज़ीद मजबूत करें, इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मसला ये है कि ये मुसलसल उस बहाज पे फेल होते चले आ रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं और अब बिल्कुल कह ले कि वो नुकड़े लग गए हैं सियासी तौर पे। तो वो सबसे बड़ा मसला है। अब जो एक चीज़ हो गई, उन्होंने आपका बोझ उठाया, पहले भी उनका ख्याल था कि आप इंतखाबात में परफॉर्म करेंगे, आपने इंतखाबात में परफॉर्म नहीं किया, फिर भी आपको स्पेस मिली, फिर भी आप इक़्तिदार में आ गए। तो उसके बाद ये जाहिर है उम्मीद की जा रही थी कि आपको अगर हुकूमत मिल गई है जिसमें आप 2/3 मेजॉरिटी भी अपनी एक करके 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आप सियासी तौर पे अपने कदम जमाएंगे, कोई नैरेटिव अपना बनाएंगे, कोई काम पॉलिटिकली भी करेंगे। आप सियासी तो छोड़े, जो जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और नारे लगाते हैं माशी तौर पे, वहाँ पे भी आप अभी तक IMF की रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं कर पा रहे या मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली ये बोझ जो है ये कब तक कोई उठा सकता है इस तरह से? आप अगर खुद कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह से होगा। फिर जो बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, 26वीं तरमीम पे उन्होंने साथ दिया, मे बी उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें उनको हासिल असूल भी हुआ हो या वादे ही हुए हों, लेकिन जो वादे उसमें हुए हैं मेरा ख्याल है उसमें वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो दोनों समझ रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ है या धोखा किया गया हमारे साथ, तो उनके कंसर्न्स बहरहाल मौजूद हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें जो ये हलचल हमें नज़र आती है, फैसल वाडा साहब की आमदोरफ्त मुलाकातें, और उससे बहुत से लोग बानी निकाले हैं और बहुत से सियासी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने चाकू छुरियाँ निकाल ली हैं अपनी कि देखें किस तरफ जाता है। ऊपर से कल सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने भी तड़का लगा दिया कि जी पाकिस्तान की स्टीयरिंग सीट जो है उस पर कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है, और बिलावल साहब की उन्होंने तारीफ़ें भी बहुत की हैं इस हवाले से, इस ड्राइविंग सीट पे बैठने के हवाले से। और एक चीज़ ज़हन में रखें, हम जब ये 26वीं तरमीम पे बिलावल साहब जब बहुत एफर्ट कर रहे थे, वो बड़ी कुछ मुलाकातें काविशें जारी थी, उस वक्त ये बात हम भी कर रहे थे और ये आम ज़ुबान ज़दे खासो आम थी कि बिलावल साहब को शायद आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इसलिए वो इतने ज़्यादा एक्टिव है। PMLN उतनी एक्टिव नहीं थी जितने बिलावल साहब एक्टिव थे। तो ये बहरहाल चीज़ मौजूद है, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें हैं। बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आसिफ जरदारी साहब क्या सदर रहेंगे? क्या डील होगी? सदर क्या मौलाना फजल रहमान साहब सदर बन जाएंगे फिर अगर वो होंगे, या नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे और वो रहेंगे? पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि हम जब फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके निशाने पे PMLN एज अ होल है, पंजाब गवर्नमेंट समेत वो उसको हिट करते हैं जब भी करते हैं। मैं राव साहब एक चीज यहाँ से अगर आपसे जान सकूं कि अगर जब बात की जाती है कि बिलावल साहब टेक ओवर कर सकते हैं, उनकी पार्टी खुद कह रही है, आसिफ अल जरदारी साहब का ये ख्वाब है कि वो उनको वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो बिलावल साहब के पास ऐसा क्या है जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, उनके पास नंबर ज्यादा है? किस वजह से बिलावल साहब ऊपर आ सकते हैं? तारीख है, नंबर, सीधी नंबर गेम की बात है बुनियादी तौर पे तो ठीक है। 2022 में शहबाज शरीफ के पास क्या था? बड़ा भाई था, वो भी मुल्क में नहीं था, ठीक है ना, तो वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। नंबर गेम थी, नंबर गेम से बन गए। PTI के लोग जो अलहदा हुए उनके वोट के बगैर बन गए वो, तो ये नंबर गेम की बात है। अब इत्तेहादियों को इसमें जो देखने की चीज़ है, ये अभी तो एक प्रेशर ही इसको कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चेंज इसको नहीं कह सकते सरेदस्त, क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें भी फॉलो करती हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, दूसरी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा 3, 4, 5 जो भी हैं, वो भी अगर फॉलो करती है और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बयानात और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है मामला संजीदा है और ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं है, कोई तब्दीली की बात हो रही है। जो
हुकूमत है वो पूरी तरह पिट रही है सियासी मैदान में, तो उसका कोई यानी नहीं है उसका हिसाब किताब कोई भी। और 26 नवंबर के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल हुई है उसमें जिस तरह से उन्होंने एक तरह से तारड़ साहब के अलावा, मेरे ख्याल ख्वाजा आसिफ के अलावा, जितनी खामोशी हुकूमत की तरफ से है और जिस तरह से वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस सारे कज़िये से, जिस तरह का भी वाक़या है वो, तो वो बहुत डेंजरस है। हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती किसी चीज़ की, कोई काम करती है, कोई चीज़ होती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बात यह कि अपोजिशन को ना वो इंगेज कर पा रही है ना उसका तोड़ कर पा रही है। तो ये हल्ता के बिलावल और मौलाना फजल रहमान जैसे उनके अलाई जो थे, इत्तेहादी थे, वो भी शक्को शुबा का इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये सूरत हाल जैसे मैंने पहले कहा कि ये अगर 1-2 माह इसी तरह चलती रही तो जो अभी अफवाहें हम सुन रहे हैं ना, ये हकीकत का रूप भी धार सकती है। साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद के अंदर ये जो जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी इस किस्म की कोई बात या इख्तलाफ सामने आता है तो फिर ये भी ज़ुबान ज़द आम हो जाता है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो क्या इस दफ़ा भी इसी तरह की अफवाहें या ख़बरें सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि एक जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से ये तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हुई और ये गवर्नमेंट बनी, वो इकनॉमिकल था कि इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान बहुत ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है जिसकी वजह से सियासत भुलाकर ये लोग कहते हैं कि हमने मुल्क को तरजीह दी। तो क्या वो मसला हल हो गया है कि अब उसके बाद चेंज ऑफ फेस हम देखेंगे? नहीं, मसला हल तो नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ है जो करने वाला है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द कोई बड़ी तब्दीली अगर कहा जाए कि हमें नज़र आएगी हुकूमती सतह पे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। ये अफवाहें पहले भी गर्दिश कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम का जो पहली अटैम्प्ट थी उसमें आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो एक्टिव थे। जब वो अटैम्प्ट फेल हो गई और उसके बाद दूसरी अटैम्प्ट ली गई तो उसमें फिर 14 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव नज़र आए, फ्रंट फुट पे वो नज़र आए। वो एक से दूसरे से तीसरे रहनुमा, वज़ीर आज़म से, मौलाना से मुलाकात, सुबह दोपहर शाम मुलाकातें कर रहे थे, मुसफ़दे जो है वो एक्सचेंज हो रहे थे। तो उससे ये अफवाहें जन्म ले रही थी कि बिलावल भुट्टो आइंदा जो है मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये अफवाहें ही थी। लेकिन दो ऐसे अमल हुए, एक तो फैसल वाडा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैसल वाडा जो है आज़ाद सेनेटर है और वो मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं उनके वोट से ही सेनेटर बने हैं। लेकिन फैसल वाडा पिछले एक हफ्ते के उनके बयानात अगर आप देखें तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद की है कि वो मामलात नहीं संभाल पा रहे और अपने आप को उन्होंने अलग थलग रखा हुआ है। दूसरी जानिब फैसल वाडा ने ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। एक तो फैक्टर ये है जिसने ज़्यादा जोर पकड़ा इस बहस का कि क्या जो बिलावल भुट्टो आगे आ रहे हैं। दूसरा जो कामरान मुर्तज़ा हैं, उन्होंने कल जब मुलाकात हुई, फैसल वाडा से भी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात हुई, मौलाना की जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी ये इशारा दिया। तो दो जो फैक्टर हैं, इन इशारे जो है वो मिले हैं कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत करीब अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ जाएगी वो नज़र नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को अगर लाया गया है या जो है वो आए हैं बैसाखियों की बुनियाद पर या उनको फैसिलिटेशन मिली है या जो भी हुआ है 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद, तो मुस्लिम लीग नून ने भी मेरा ख्याल में कहीं रेजिस्ट नहीं किया, हमें कहीं नज़र नहीं आती। वो 26वीं आईनी तरमीम हो, इसमें बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन भी हुई है, हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके असरात फ्यूचर में हमें नज़र आएंगे और उसके फ्यूचर में कौन अपोजिशन में होगा और कौन हुकूमत में होगा, कौन जेल में होगा और कौन जेल से बाहर होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाएं, 4 साल हम पीछे जाएं तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो जेल में थे। आज इमरान खान और PTI के रहनुमा हैं, आज से 2-3 साल बाद कुछ और हो सकते हैं। तो जो पूरा एक जुडिशरी का जो पूरा सिस्टम है उस पे जो चेक आया है इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इसके असरात फिर हमें जो है वो नज़र आएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक साइड से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट तो किया ही है,
लेकिन कुर्बानी भी दी है कि कल खुद भी भुगत सकते हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ बड़ी अहम लेजिस्लेशन हुई जो पार्लियामान से, वो लेजिस्लेशन भी इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो उसमें फ्रंट फुट पे रही है। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो माजी में उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ थी, बयानिए मुख्तलिफ थे, वो अपनी जगह जो है वो बनाना चाह रहे हैं पब्लिक में। इसके बावजूद किसी बड़े मामले पे रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, तो इस सिस्टम को आगे चलते हुए मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को हटाना, वजारत उज़्मा से शहबाज शरीफ को साइड पे करना, फिर पंजाब में कोई तब्दीली लाना बहुत करीब, मुस्तकबिल करीब में इस हवाले से कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी जो है वो तब्दीली आ सकती है। पीपल्स पार्टी की जो हम देख रहे हैं कि वो गाए बगाए इतराज़ात भी करते हैं, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं, पब्लिकली हुकूमत को जो है वो डिफेंड भी नहीं करते, अपना एक अलग अपोजिशन टाइप का जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं। पंजाब में उन्होंने हिस्सा लेना था, पानी के उनके मसाइल हैं, या जो किसानों के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुकूमत कर रही है, बिलावल भुट्टो ने उनको जो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो अलग होते भी नजर नहीं आते। दो गवर्नर उनके पास हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, दो सूबों में उनकी हुकूमत है। तो जाकिर बशीर वो दोनों गवर्नर भी तो तनकीद कर रहे हैं। एपीसी हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा केपी कुछ नहीं कर रहा तो वफाक भी कुछ नहीं कर रहा। नहीं, वो मैं वही बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी अपनी अलग पहचान भी रखना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपनी अलग शनाख्त और अलग थलग रखना चाहती है कि हुकूमत की नाकामियों का बोझ हम पे ना आए। अगरचे मुस्लिम लीग नून के वज़रा पब्लिकली भी आके और ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात करते हैं कि पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है वो हमारे साथ है, हम बहुत सारे जो इक़दामात हैं, बड़े फैसले हैं, वो उनकी लीडरशिप से मुशावरत के बाद करते हैं। लेकिन जब पब्लिक में उस पर तनकीद आती है पब्लिक की जानिब से, तो यह पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी अलग शनाख्त के लिए भी ये सारा कुछ जो है वो कर रही है। मैं नजम साकिब साहब एक मुख्तसर सी चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। वो मुख्तसर चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं गेन कर रही। क्या ऐसा है? पीएमएलएन ने स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है जिसको कोई फिल कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह कि दो अहम मामलात हैं, वजारत दाखिला का मामला है और फिर मईशत का मामला है। इन दोनों को जो लीड कर रहे हैं, दोनों का ताल्लुक पीएमएलएन से नहीं है। तो पीएमएलएन क्या कर रही है, ये भी तो सवाल कुछ हल्के उठा रहे हैं। पीएमएलएन ने जो करना था वो हमें वक्त, थोड़ी देर पहले की बात है जब नवाज शरीफ साहब को इसकी प्रेसिडेंसी जो है, सदारत जो है उनको वापस दी गई, और उस वक्त हमने सुना कि वो कोई मुल्क गिर तहरीक शुरू करना चाहते हैं, यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी खोई हुई साख को वापस लाना चाहते हैं, जो कि हमने देखा कि नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो उन्होंने सिंध तो उनके पास है, लेकिन अगर फेडरेशन में आते हैं फिर आप यानी इलेक्शन यानी फर्ज करें कल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि केपी में और पंजाब में उनको कोई ऐसी सीटें मिल जाएंगी अनलेस के कोई ऊपर से यानी उनकी जो है वो कोई बारिश ऐसी ना हो जाए। तो उसमें दोनों बड़ी पार्टियां जो इस वक्त कोalition में हैं, दोनों ये जो सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने अपनी अपनी खोई हुई स्पेस जो है, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो इन्होंने वापस लेनी है। अब पीपल्स पार्टी के पास कम से कम एक मोहरा ऐसा है, वो ये कह सकते हैं कि देखिए ये PDM 1 हो या PDM 2 हो या ये हुकूमत हो, ये हम नहीं थे इसमें, हम मुल्क बचाने के लिए, हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए बीच में आए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, इस पर बात खत्म करता हूँ। क्या आपने अवाम को, अपनी अवाम को इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है कि वो आपकी ये बात मान लेगी? क्योंकि वो देखते हैं जूही को बात आती है, सदर जरदारी साहब दुबई चले जाते हैं और बिल जो है वो तौसीक हो जाती है उसकी। इधर आप बात करते हैं कि जी 26वीं तरमीम ये वो, पता लगता है जी सबसे ज्यादा आप ही आगे हैं। तो क्या आवाम को आप बेवकूफ समझते हैं? बॉटम लाइन ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं कल, तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो खोए हुए वोट हैं वो कैसे इनको मिलेंगे, किस तरीके से इनकी सीटें आएंगी, ये इन दोनों पार्टियों के कर्ता धर्ताओं को भी नहीं पता। राइट, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद तो एक इंतहाई अहम मामला जिसके बारे से बात करनी है। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक मामला है फेक न्यूज़ के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में लोग इससे मुतासर होते हैं और पाकिस्तान में भी लोग मुतासर होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जो है वो रिलायबल सोर्सेज पर भरोसा नहीं करते, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जैसे हमें मर्ज़ी का सच जानने की तलाश होती है कुछ जगहों पर, वहाँ पर मर्ज़ी की ख़बरें सुनना भी हमें अच्छा लगता है और हमें अपीलिंग लगता है। इसी वजह से जहाँ पर वो ख़बर जो कि हम जो सियासी या कानूनी या किसी भी किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं या जो नज़रिया हमारा होता है उससे कहीं भी रिलेट करती हुई कोई ख़बर हमें नज़र आती है तो बग़ैर तहकीक किए लोग उसको रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं या उसको सच मानना शुरू कर देते हैं और अपने बयानिए का उसको हिस्सा बना लेते हैं। तो तहकीक की बहुत हद तक कमी है। तो इस तहकीक को या इसके किसी खबर की कि वो दुरुस्त है या नहीं, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सियासी हो सकते हैं, माशरती हो सकते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ का मुझे लगता है कि ऐसा मसला है जो कौमी मसाइल के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि फिर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से भी हम देखते हैं कि लोग डिवाइडेड नज़र आते हैं और ये समहाउ कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ की वजह से होता है। लेकिन एक चीज़ बुनियादी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी इजहार राय और फेक न्यूज़, इसके दरमियान भी एक बड़ी बारीक सी लाइन होगी। इसको फैसला करना होगा कि आज़ादी इजहार राय क्या है और फिर फेक न्यूज़ क्या है, कि कहीं सिर्फ किसी फैक्ट को झुटलाया तो नहीं जा रहा। और हमने देखा कि कुछ हुकूमतों के अंदर किसी फैक्ट को माना जाता था और किसी फैक्ट को नहीं माना जाता था। अब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, और कॉन्फ्रेंस के शुरका को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। और उसके अंदर जो मुश्तरका एलामिया उसका जारी होता है उसमें कहा गया है कि जो प्रोपेगेंडा खुसूसी तौर पर यह गुज़िश्ता एहतजाज के हवाले से किया गया, जिसमें इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के जवानों के हाथ में थी, और उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो फेक न्यूज़ उस हवाले से फैलाई जाती हैं, उस पर बात की गई है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ राव खालिद साहब। ये फरमाइएगा, सोशल मीडिया अब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हद तक इस्तेमाल की जाती है और उसके लिए किसी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर उसके मोबाइल के अंदर यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप मौजूद है, अगर वो पोस्ट नहीं कर सकता, अनपढ़ है, लिख नहीं सकता, तो वो देख ज़रूर सकता है और लाइक और शेयर करने से वो उस बयानिए का हिस्सा बन सकता है। आप कैसे देखते हैं कि अगर इस सोशल मीडिया को, एक तो पहले ये बताइएगा कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर जाता क्यों है, और आपको लगता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों की राय को या दुरुस्त राय को? नहीं, कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है। उसके जो चेक्स वगैरह मुख्तलिफ ममालिक ने लगाए हैं, उनमें जिन ममालिक की मिसाल दी जाती है वहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक उस तरह से नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया की मिसाल रिसेंट है जिसमें उन्होंने एक एज लिमिट ब्रैकेट के अंदर जो इस्तेमाल जो है उसका वो ममनू किया है। उसकी बहुत सी ऑस्ट्रेलिया ने किया है और बहुत सी उसकी वजूहात है। उसके किस किस्म के कंटेंट तक उनकी रसाई होती है, क्या उस कंटेंट को रोका जा सकता है, क्योंकि उनके अपने जो आज़ादी इजहार के हवाले से या कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं। तो वो जाहिर है वो कंटेंट तो अवेलेबल है, तो उनको एक ख़ास एज ग्रुप से उसकी रीच को दूर रखना, जो उनके यानी एज ग्रुप में वो हार्मफुल हो सकता है, उसके रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की। अदरवाइज़ इसको नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात ये ऐसे बेमकसद सी कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। बात यह है कि जब कुछ चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, मामला ठीक चल रहे होते हैं, तो ये मैटर नहीं करती चीज़ें इस तरह से अगर हम बहाना बनाएंगे तो फिर तो ये है कि सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें बंद कर दें, गाड़ियाँ रोक दें, ये सारे मामला तली हुई चीज़ों से दिल का मसला होता है तो वो पूरे मुल्क में आप तेल का इस्तेमाल ही बंद कर दें। तो इस तरह से तो चीज़ें नहीं होती। आप टैकल करते हैं, प्रॉपरली उसको टैकल करते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है। फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़ है, उस पर तो कोई दूसरी दो राय ही नहीं है। फेक न्यूज़ है, उसके बारे में कवानीन मौजूद है, आप नया भी बना लेंगे। अगर उसके मसला हमारे यहाँ ये है कि मुनसिफाना इतलाक नहीं होता कवानीन का, वो मसला भी मौजूद है। आप 10 कानून और बना लें, वो फिर भी मौजूद रहेगा, क्योंकि हुकूमत अगर फेक न्यूज़ दे रही है कि आर्टिकल 6 लगा रहे हैं हम जी पीटीआई के लीडरों पर हम बैन कर रहे हैं, तो ये अभी तक तो साल हो गया हम सुनते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गया अरसा, अभी तक तो उसका नहीं हुआ। तो फेक न्यूज़ थी, तो उसको कौन सजा देगा? हुकूमत या हुकूमत के वज़रा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं या बातें करते हैं, या ज़राए से जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं हुकूमती ज़राए से, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा और किसको सजा दी जाएगी? मसला ये है कि
हमारे यहाँ सिर्फ जितने कानून बनते हैं वो किसी असूल या इंसाफ की बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि हम सियासी मुखालफ को सज़ा देने के लिए, उसको लपेटने के लिए होते हैं। ATC का कानून बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था, कोर्ट बनी थी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनी थी, सारा कुछ। सबसे पहला शिकार नवाज शरीफ साहब उसका हुए, और अभी तक यानी आपने ये साकिब बशीर साहब और इनके दोस्त गए थे पेम्स हॉस्पिटल वहाँ पे, तो उनको उठा दिया, उन पर भी ATC का केस बना दिया। तो वो ये मिस यूज़ ऑफ लॉ जो है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर सही यूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें, वो सब कुछ हो सकता है। आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप 2/3 मेजोरिटी से एक 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, इतनी तगड़ी गवर्नमेंट है, आपको हर तरह की सपोर्ट मौजूद है, आप फिर भी इधर उधर छुप छुपा के अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? बड़ा सीरियस कंसर्न है और बिल्कुल सही कंसर्न है, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है हुकूमत की नालायकी की वजह से, हुकूमत के सामने जिम्मेदारी ना लेने की वजह से, इस मौके के ऊपर कानून बनाए ना बनाए, हुकूमत को चाहिए आगे आए, जिम्मेदारी ले, और जो भी उसका कानूनी हल है, आईनी हल है, जो भी उसके सियासी हल है, उसको उस हवाले से टैकल करें आके, बजाय इसके कि वो खुद इधर उधर कोने खुदरों में छुप के बैठ जाए और कहे कि जी अल्लाह के भरोसे बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा, शायद ये जैसे हम हुकूमत में आ गए इस तरह इस मामले से भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रवैया नहीं है और ये सीरियसनेस शो करता है। फॉर्मेशन कमांडर्स के फोरम से इस बात का आना, क्योंकि ये हुकूमत का इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है, वो वैसे भी कन्वे हो सकता था, उस फोरम से इसका आना बहुत सीरियस कंसर्न है और ये जेन्युइन कंसर्न है और इसको एड्रेस करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। नजमी साकिब साहब, अब ये जो फेक न्यूज़ का मामला है, मौजूदा दौर के अंदर हमने देखा कि पार्टी के जो सियासी लीडरान हैं उनके हैंडल से भी हमने देखा कि फेक खबरें शेयर हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि AI जनरेटेड फ़ोटोज़ होती हैं जिनको लोग सच मान लेते हैं, उसकी कोई तहकीक नहीं की जाती। फिर हम देखते हैं कि कोई इवेंट होता है, जैसे फ़र्ज़ करें 14 अगस्त का कोई इवेंट होगा, तो मुल्क में किसी पार्टी का सियासी झंडा लेकर लोग निकले हैं, तो पिछली सारे सालों की फ़ोटो वीडियोज़ भी लग जाती हैं, तो उसको भी कोई जाँच पड़ताल करके नहीं लगाया जाता, उसका भी एक बयानिया बन जाता है। तो आपको लगता है कि इसको एजुकेट किया जा सकता है या किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? एजुकेट किसको करेंगे? आज का तो 10 साल का बच्चा, उसको सारा कुछ पता है। उससे पूछे VPN क्या होता है, उससे पूछे किस तरीके से जो है ये फोटो आपकी कैसे की जाती है, चक्कर चलाया जाता है, फोटो में क्या चीज़ इंसर्ट की जाती है, टिकटॉक कैसे बनता है, और ये सारा कुछ किसको एजुकेट करेंगे? एजुकेट करने वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका आपको हल बताने की कोशिश करूं कि इसका एक हल भी है, यहां पे बड़ा जरूरी है ये देखना कि जहां तक फौज की बात है, एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो वो डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप मुतल्लका मिनिस्टर का कल का बयान देखें तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में एक बड़ा फर्क है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या चीज है और डिसइंफॉर्मेशन क्या चीज है। मिस इन्फॉर्मेशन जो अगर आप उसको आम अल्फाज में देखेंगे तो वो ये है कि एक गलत खबर फैलाई जाए, चाहे उसका मतमा नजर गुमराह करना हो कि ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन जरा खतरनाक है कि एक ऐसी खबर जिसमें फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए, ट्विस्ट किए जाए फैक्ट्स, और उसके बाद मकसद भी यही हो कि गुमराह किया जाए, यानी मिसलीड किया जाए। अब जब मैंने ये देखा, मैंने वो बड़े गौर से वो सारा यानी बयानात पढ़े और वो ISPR की आपकी प्रेस रिलीज है वो भी देखी, तो मुझे पता लगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रही है कि फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के जो बयान करके गुमराह कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ इशारा है। जबकि हमारी मिनिस्टर जिन्होंने कहा जी 2016 का वो जो यानी साइबर क्राइम्स वाला था, वो यानी उस मिस इन्फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले तो इसका फर्क जानना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे IT की मिनिस्टर साहिबा का, कि ये दोनों चीजें लगती तो एक जैसी हैं, दोनों चीजें यानी फेक न्यूज के बारे में है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। देखिए, आप VPN आपने बंद कर दिया, आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, आपने फायरवॉल लगा दी, आपने डिजिटल टेररिस्ट को कुछ पकड़ भी लिया, ये सारे, आप एक नया कानून भी बना लेंगे, ये सारे इकदाम ठीक हैं। लेकिन जो काम करने वाला है ना, देखिए जुर्म जो है, दो बातें इस वक्त करूंगा और बात खत्म करता हूं।
जुर्म जो है वो उसकी बेखकनी भी जरूरी होती है। मुलजिम को पकड़ते हैं, उसको मुजरिम आप साबित करते हैं, जेल में डालते हैं, पकड़ दकड़ हो यानी आप कर लेते हैं, वो तो बड़ा जरूरी है। लेकिन जुर्म की बेखकनी भी यानी जो कॉजेज हैं उस जुर्म के, उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो आप ये नहीं कहते कि जी आपका झूठ जो है वो बोलना बुरी बात है, हम जो मर्जी करें या जो हमारी जो मर्जी है कि हम करें। जब आप एक कानून बनाते हैं, फर्ज करें ट्रैफिक का कोई रूल है, वो सब पे एक जैसा हो, और कानून की पासदारी ही असल में कि अगर ये सब पे लागू होता है तो बहुत सारे मसाइल तो हमारे पाकिस्तान के वैसे ही हल हो जाएंगे। तो ये कहना जी कि ये लोग चूंकि अपोजिशन में हैं, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, लिहाजा हमारा जो है ना वो काम बनता है कि इनको पकड़ें और पकड़ धकड़। लास्ट बात, आप सोशल मीडिया पे तमाम पाबंदियां लगा दें, लेकिन उसके साथ ये भी देखें प्लीज कि आप जिन नौजवानों की बात करते हैं कि ये जो नौजवान हैं ये हमारी आइंदा, हमारा मुस्तकबिल है, इन्होंने ये करना है वो करना है, कितने नौजवानों का बिजनेस जो वो यानी आउटसोर्सिंग का उनका था, जो वीपीएन इस्तेमाल करते थे, जो जिनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो तेज इंटरनेट उनको मिले, उनके बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, उनकी रोजगार खत्म हो गई है, उनके घर फाके पड़ने शुरू हो गए हैं। तो आपने कानून तो बना ले एक नया, लेकिन इसके असरात जो हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें, और खास तौर पे ये कि क्यों सोशल मीडिया पे फेक न्यूज आनी शुरू हो गई है, क्यों, और उस क्यों का जवाब ढूंढेंगे तो डिजिटल टेररिस्ट पकड़ें भी, लेकिन उसकी जो है वो थोड़ी सी बेखकनी जुर्म की भी करनी बहुत जरूरी है। साकिब बशीर साहब, ये क्यों आपकी तरफ लेकर आते हैं कि क्यों सियासी जमातें, सहाफ़ी और दीगर लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं, या हम जो फेक न्यूज़ देखते हैं वो बड़े हैंडल से होता है, उनके ऊपर फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, वहाँ से ज़्यादातर ये जनरेट अगर कहीं हो तो होती है। और जैसे मैंने कहा कि रिलायबल सोर्सेज तो मौजूद हैं, सहाफ़ी भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, लोग कैसे मुतासिर होते हैं, तो ये बताइएगा। फिर जो पाकिस्तान में कवानीन हैं, आपको लगता है कि वो सही इंप्लीमेंट हो रहे हैं, या गुंजाइश है उसमें कि कोई नए कानून लेके आए जाएं? मेरा ख्याल है जो कवानीन हैं मौजूद हैं, अगर उन पर ही अमल दरामद शुरू हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मसला असल में तब आता है फेक न्यूज़ को, किसी फेक न्यूज़ रुकनी चाहिए। इस पे मेरा ख्याल में पूरी कौम जो है वो मुतहद होगी कि फेक न्यूज़ रुकनी चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो, उस पे कहीं ना कहीं चेक्स होने चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे में हिजान पैदा करती हैं। मतलब एक फेक न्यूज़ फैलती है और जो असल जो सच है वो आते आते फेक न्यूज़ इतनी फैल जाती है कि सच पीछे ही रह जाता है। अगरचे वो को बयान भी कर देता है तो फेक न्यूज़ फैल जाती है और वो जो वो आम गांव देहातों तक, लोगों तक पहुंच जाती है, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हुकूमत वक़्त, अगर फेक न्यूज़ पे आपने काम करना है कि ये नहीं फैलनी चाहिए, तो फिर हुकूमत वक़्त को भी अगर फेक न्यूज़ फैलाते हैं या कोई ऐसी खबर जो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खबर को इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको एक्चुअली सिचुएशन और है और फैक्ट्स और बता रहे हैं और वो खबर जो है वो और दे रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक में, तो फिर आप कैसे जो है वो उसमें एक लाइन जो है वो खींचेंगे कि ये जो हुकूमत बात कर रही है, नहीं ये फेक न्यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि वो हुकूमत में है, क्योंकि FIA उनके अंडर है, क्योंकि जो जिन्होंने कानून को इंप्लीमेंट करना है उनके अंडर है, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। फिर ये है कि फिर मुआशरा आप इक्वालिटी की बुनियाद पर अगर सबको नहीं देखेंगे तो फिर इश्यूज होंगे। मसला फेक न्यूज़, हम में से हर बंदा ये चाहता है कि ये फेक न्यूज़ रुकनी चाहिए। अब एक और मामला है, जब आप जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, ये जो चीज है, हुकूमत को एक तो लेजिस्लेशन करें, पहले भी कानून साजी काफी है, उसकी बुनियाद पर भी काम हो सकता है, और उसमें आपने गैर जानिबदारी से काम करना है। आपने ये तासुर नहीं देना ये क्योंकि मेरी मुखालिफ पार्टी का है तो इसको हमने जरूर टारगेट करना है, और ये क्योंकि हमारी अपनी पार्टी का है या हमारा कारकुन है इसको कुछ नहीं कहना। मैं आपको ढेरों मिसालें दे सकता हूं जो मुस्लिम लीग नून भी और PTI भी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, उनके लीडरशिप भी, उनके कारकुनान भी ऐसी खबरें पोस्ट की जाती हैं जो फेक न्यूज के जुमरे में आती हैं, लेकिन उनको एक नजर से नहीं देखा जाता। इस वजह से फिर कहते हैं जी ठीक है, उसके लिए कानून अगर और है, मेरे लिए और है, तो मैं क्यों मानूं?
तो मैं भी जो है वो जारी रखूंगा, लोग जो है वो इसी तरह जारी रखते हैं। तो इसलिए कानून की अमलदारी, एक आखिरी बात मैं यहां पे करूंगा कि हमारे यहां जो कानून है इस किस्म की अगर फेक न्यूज में वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं, फेक न्यूज के मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से उनको भी चैलेंजेस हैं वर्ल्ड को, वहां पर बड़े बड़े भारी जुर्माने किए जाते हैं। हमारे यहां इसको एक क्रिमिनल एक्ट इस लिहाज से बनाया जाता है कि नाकाबिले जमानत जो है वो आपने जुर्म बना दिया है। आप जो हद के इज्जत के जो कवानीन है मेरे ख्याल में उसको भी स्ट्रांग भी करना और उनको स्पीडी ट्रायल करना, या जो ये पीका के जो कवानीन है इनमें भी स्पीडी ट्रायल करके आप लोगों को भारी जुर्माने करें। और भारी जुर्मानों के मेरा ख्याल में असर भी होगा, लेकिन इसको एक क्रिमिनल एक्ट बनाकर पेश करना भी ये एक अलग से एक बहस है कि क्या क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो जुर्माने होते हैं। आपके पास लंदन की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो मतलब इस तरह के मामला जो है वो चलते रहे। तो राइट, बिल्कुल ऐसे ही है और ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको जो आपने एक बात की मैं उससे करता हूं कि बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरह करते हैं कि जुर्माने किए जाएं तो वो भी बैलेंस होना चाहिए, वो मतलब एक ही ऐनक से देखना चाहिए कानून की, अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ही ज़ेर बहस रहते हैं और ख़ास तौर पर जब दहशतगर्दी की बात आती है तो पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से इस पर बात भी करना चाहता है, सबूत भी उन तक पहुंचा चुका है। हालिया दिनों के अंदर भी फॉरेन ऑफिस से ये सामने आया कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ी हैसियत रखती है। नजम साकिब साहब, ये मरकज़ी हैसियत तो रखती है, लेकिन इस पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दोनों ममालिक के सियासी और मुआशी मामला जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और केपी और बलूचिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ वो भी कम नहीं होंगी। तो ये हालिया दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं इससे आपको लग रहा है कि बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है? बात थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कि जी वो बात बढ़ रही है, बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, इसके बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, अगर आपका अपने एक प्रोविंस में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहें कि हम अफ़गानिस्तान से प्रोविंशियल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी डील करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे इक़दाम हमारे यहाँ लिए गए जिस पे ये रिपैट्रिएशन आपकी आती है कि यहाँ से जो यानी वो जो अफ़गानी थे उनको भेजा गया महाजरीन को। यानी कई दफ़ा हम सुनते हैं कि जी फ़लाना गेट बंद कर दिया, फ़लानी जगह पे जो है वो ट्रक रोक लिए गए, बहुत सारी चीज़ें हमने की। फिर हम उनको दोहा के पार्लेज याद करवाते हैं कि जी आपने हमारे साथ ये वादा किया था, आप ये जो फितना उल खवारिज है जो पहले TTP के नाम से जाना जाता था वो है, आपके यहाँ अलकायदा है, आपने उनके सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं वगैरह वगैरह। ये थोड़ी सी नई डेवलपमेंट है कि काउंटर टेररिज्म को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है कि ये हमारा बुनियादी मसला है, हमारा मुश्तरका मसला है, इसको हल किया जाए। उबैदुल्लाह निज़ामी हमारे हैं CDA जो हमारी काबुल में एम्बेसी है, उनकी वज़ीर दिफा जो कि अफ़गानिस्तान के उनसे बातचीत हुई है। हमें पूरी तरह से बताया नहीं गया कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत का होना और काउंटर टेररिज्म पे होना, साथ ही हमने ये देखा कि पाकिस्तान के में जो आपके अफ़गान अमूर के बारे में यानी वो होते हैं ना, एक पोस्ट होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको भी फिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ उसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रियासत की है, हुकूमत की नहीं, जो रियासत की फॉरेन पॉलिसी है वो कहती है कि जी गुफ्तगू करें, डायलॉग करें, बातचीत के ज़रिए मामलात हल करें, लड़ाई पाकिस्तान नहीं चाहता। बदकिस्मती ये है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हिंदुस्तान जो है वो बात करने को तैयार ही नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर पे एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया में कोई भी यानी जो है ना मुल्क बशमूल पाकिस्तान के ऑफिशियली मुकम्मल तौर पे डीजोर जो है वो करता ही नहीं है तस्लीम। चाइना की अगर मिसाल दें तो वो डिफेक्टो है, वो पूरी तरह से वो नहीं कर रहे। बातचीत चल रही है, बिजनेस भी हो रहा है, रशिया का भी यही आलम है, कुछ एक दो जो आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका भी। अब चूंकि एक हुकूमत ऐसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस में मानी ही नहीं जा रही, तो जब दो तरफा ताल्लुकात की बात आती है,
जब बातचीत गुफ्तशनीद की बात आती है तो उसमें कुछ मसाइल पेश आते हैं जिनकी तरफ हमारे आम आवाम का ध्यान इसलिए नहीं होता कि यानी उनके नज़दीक। अच्छा, बॉटम लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी ये मसला है, ये अमेरिका का भी मसला है, लेकिन गुजारिश अमेरिका से ये है कि आपका स्पोक्स पर्सन हर दफ़ा आके कहता है कि जी काउंटर टेररिज्म जो है ना वो हमारा मुश्तरका है, पाकिस्तान की मदद करेंगे। ज़रा मदद करके एक दफ़ा दिखाई दे। राव खालिद साहब, एक तो ये अफ़गान हुकूमत में जो डेवलपमेंट अब हुई है, जिस तरह नजम साक़ साहब ने जिक्र किया, एक अफ़गान आवाम के सामने जो पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान के एक और पड़ोसी की जानिब से बनाया गया, उसको भी आपको लगता है कि बेहतर करने की ज़रूरत है, उस इमेज को भी, ताकि मामलात मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ें? देखिए, जो अफ़गानिस्तान है ना, उसके इंटरनल चैलेंजेस बड़े गंभीर किस्म के हैं, जिसमें उनका अपने स्टेबिलिटी का बड़ा इशू है, ग्रुपिंग स्टिल है लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी वक्त भी हो सकती है। तालिबान हुकूमत का तजर्बा अपने तौर पे, फिर माशी सूरत हाल, गुर्बत बहुत ज़्यादा वहाँ पे, फिर नारकोटिक्स का कारोबार जो बराह रास्त दहशत गर्दी से मुंसलिक है, क्योंकि पैसा मेनली वहाँ से आता है, सारा जितनी भी वहाँ पे फंडिंग वगैरह होती है इस चीज़ें। फिर जो बैरूनी दबाव है उसके ऊपर, ख़वातीन के एजुकेशन के हवाले से, उस सोसाइटी की ओपननेस के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा है। और बतौर कंट्री और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, वो रीजन में भी और इंटरनेशनली भी एक दहशत गर्दी के हवाले से वो बहरहाल ख़तरा मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए एक अहम पड़ोसी है, ना सिर्फ बल्कि अफ़गानिस्तान की वार्स के दौरान जो सूरत हाल थी, पोस्ट वार जो सिचुएशन है, उसकी जितना इदराक पाकिस्तान को है, जितना तजर्बा पाकिस्तान को है, जितनी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की है, उस हवाले से वो बहुत इस तरह की है कि उससे मामलात को बेहतर करने में दुनिया के ममालिक को भी उसमें हेल्प मिल सकती है, और हमें तो ऑब्वियसली हम उसका करेंगे। अभी मेंशन किया नजम साक़ साहब ने, सादिक खान साहब की अपॉइंटमेंट की है, ये 6 साल सफ़ीर हैं वहाँ पे, और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। हर ग्रुप, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जितना है ना उनका, चाहे नॉर्दर्न अलायंस वाले हों, चाहे ये तालिबान हो या दूसरे जो भी वहाँ पे हैं, या करज़ई वगैरह, इनका बहुत अच्छा वहाँ ताल्लुक़ वास्ता सब हर तरीके से। ये पहले भी रह चुके हैं, अभी दोबारा से फिर आ गए। मेरा ख्याल है ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो उससे जो डायलॉग हो रहा है बुनियादी तौर पे, उसको बड़ा क्लियरली उसमें जो 2 चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान TTP का ऑब्वियसली हमारा कंसर्न है, पाकिस्तान के अंदर जो उसकी कार्रवाई है, एक जो भारत की वहाँ पे प्रॉक्सीज है जो आपने बात की है, जो एक नैरेटिव वहाँ पे बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से किया गया, तो वो इन दोनों चीज़ों पे बेहद वक्त बात होनी चाहिए। TTP के मसले को एड्रेस करने के लिए, और जो भारत की प्रॉक्सीज वहाँ पे मौजूद है, जो फंडिंग वहाँ पे भारत कर रहा है, इन दोनों चीज़ों पे बेहद वक्त बात बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो भुगत रहा है जैसे तैसे, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो ISKP उसकी मौजूदगी जो है भुगतेगा, वो उसके गले पड़ेगी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ इस मामले में ताउन नहीं करेंगे और ये दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहेगा, ये नेटवर्क मौजूद रहेंगे, तो किसी वक्त जोर भी पकड़ सकते हैं, और बहुत सा इंटरनेशनल इंटरेस्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें पैसा भी है, और इसमें यकीनन पॉलिटिकल अपने मकासद भी भारत भी हासिल करना चाहेगा और फोर्सेस भी हासिल करना चाहेंगी, तो इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। साकिब बशीर साहब, पाकिस्तान का तो ये मसला अमन और अमान का, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ बात करने का, और उनसे ये उम्मीद रखना कि इसके हल के लिए वो हमारे साथ मदद करें, जो इंटरफेरेंस वहाँ से होती है वो सर फहरिस्त है। क्या अफ़गानिस्तान का भी प्रायोरिटी पर यह मसला लगता है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स का? जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल पर मतलब जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया या जब से ये तालिबान आए हैं तब से, उसके आने के बाद ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी की क्रॉस बॉर्डर, उसको रोकने के हवाले से या तालिबान जो हुकूमत है उसको ये मुतनब्बे किया जाता रहा है कि आप उस हवाले से इक़दाम करें, क्योंकि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं TTP के, वो छुपे हुए हैं और उसके ज़रिए वो वहाँ से जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप इक़दाम जो है वो उठाएँ। तो वो इक़दाम उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह नज़र आने चाहिए। उसकी कुछ वजूहात भी हैं कि तालिबान जो हुकूमत आई है तब जब से उनके अपने इंटरनल जो मसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। अभी रिसेंटली भी जो ख़वातीन की जो एजुकेशन है या ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ
जो पाबंदियां हैं वो अफ़गान हुकूमत जो है वो लगा रही है। अभी भी रिसेंटली उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, इंटरनेशनली भी जो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। तो अफ़गान जो हुकूमत है इंटरनल मसाइल की वजह से जो एक्सटर्नल ख़ास तौर पर पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो इशू है वो एड्रेस नहीं हो रहा। एक तो मामला ये भी है, और अगर केपी साइड पे देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस में एक मुतालबा ये किया गया कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो खोले जाएँ। एक उसकी वजह यह भी है कि इन बॉर्डर्स के ज़रिए तिजारत बहुत ज़्यादा होती है और उसके नुकसानात भी हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स लेकर और जो इकदामात हैं वो उठाकर ही इसको जो है वो आगे मेरा ख्याल में बॉर्डर्स खोलने के हवाले से इकदामात जो है वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बगैर जब तक के, क्योंकि दूसरी जानिब जो अफ़गान मुहाजिरीन है उनको वापस भी भेजा जा रहा है, और अभी रिसेंटली भी जो पाकिस्तान में एहतजाज हुए तो हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पे उन्होंने अफ़गान जो मुहाजिरीन है या अफ़गान लोगों को पकड़ा है। तो ये एक अलग से एक बहस है जो पाक अफ़गान जो बातचीत होनी है उसमें यह भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे आकर मुख्तलिफ किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जिसमें जो वो पेश हमें नज़र आ रहे हैं। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ब्रिक्स ममालिक डॉलर का मुतबादल लाए तो 100% टैरिफ लगेगा। ज़रूरी सवाल यह है कि ऐसी सूरत में 100% टैरिफ सिर्फ चीन, रूस और ईरान पे ही लगेगा या इंडिया पे भी यानी बात ये लागू होगी? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो मुल्क में इंतशार रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरक्की करने का मतलब चंद लोगों के असासों में इजाफा होना है या अवाम की खुशहाली है? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।